ठीक है। ये जो बायोलॉजी है ये दो शब्द से मिलकर बना है, एक है बायो और दूसरा है लॉजी। ठीक है। बायो जो होता है इसका मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो मतलब इस बायोलॉजी का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमको स्टडी करना है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमको स्टडी करना है। अब बायोलॉजी जो पढ़ते हैं वो लोग दो मकसद से पढ़ सकते हैं। किसी किसी का एक मकसद होता है, किसी किसी का दो मकसद होता है। एक होता है सबसे पहले, जैसे आप लोग हैं कि पहले बोर्ड एग्जाम देना है, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों का मन करे कि हम नीट एग्जाम भी देंगे। ठीक है, पढ़ना यही है, जो आपके सिलेबस में है वही पढ़ना है। आप चाहे बोर्ड एग्जाम दे चाहे नीट एग्जाम दे, आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी ही, क्योंकि बिहार बोर्ड में भी जो किताब चलती है वो एनसीईआरटी ही चलती है। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े कि कुछ और पढ़े? तो बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े, कोई दूसरा बुक नहीं पढ़े तो भी चलेगा, बोर्ड एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन नीट एग्जाम के लिए सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी तो रहेगा ही रहेगा सबसे पहले, उसके अलावा एक रेफरेंस बुक चाहिए होगा, कोई भी एक रेफरेंस बुक आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस बुक लेने समय बस एक चीज का ध्यान रखना है कि किताब के साइज पे नहीं जाना है, बहुत मोटा है तो बहुत बढ़िया है ऐसा नहीं है। ठीक है, बस रेफरेंस बुक पलट के देखना है कि उसमें क्वेश्चंस कितना दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि थ्योरी तो आपको एनसीईआरटी से और टीचर से जिससे भी आप पढ़ेंगे, चाहे मेरे से पढ़े, तो थ्योरी आपको वहां से मिल जाएगा। प्रैक्टिस करना है नीट एग्जाम के लिए क्वेश्चन, तो रेफरेंस बुक में क्वेश्चन देना होना चाहिए बहुत सारा। ठीक है, अब नीट एग्जाम का अगर आपको पता नहीं है तो नीट एग्जाम में टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 180, जिसमें से 90 बायोलॉजी में आता है, 45 केमिस्ट्री में आता है और 45 फिजिक्स में आता है। तो आपके एग्जाम का आधा पोर्शन जो है वो बायोलॉजी कवर करेगा, आधा पोर्शन, बाकी आधा दोनों मिलके कवर करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का अगर आप पिछला साल का पेपर देखे होंगे, ठीक है, एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है ना जिसको पता हो कि हम किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, कितना हमको पढ़ना है और किस किताब से पढ़ना है। ये नहीं कि बस 11th में आ गए और पढ़े जा रहे हैं, वैसे नहीं। ठीक है, तो पिछला साल का पेपर देखना बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। पिछला 5 साल का या पिछला 10 साल का पेपर जो आया है बिहार बोर्ड में, चाहे सीबीएसई बोर्ड से अगर आप हैं तो सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, तो वो देखना बहुत जरूरी होता है। तो पिछला साल का अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, जिसको एमसीक्यू कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, एक आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसका छोटा छोटा आंसर देना होता है, 1 लाइन में, 2 लाइन में या 3 लाइन में, मैक्सिमम उससे ज्यादा आंसर नहीं देना होता। ठीक है, और दूसरा आता है तीसरा वाला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जिसमें आपको 5 लाइन 10 लाइन में आंसर देना होगा या फिर कोई डायग्राम बनाना होगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कोई डायग्राम नहीं रहता, कोई भी डायग्राम नहीं रहता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें पूछेगा वो, जिससे 1 लाइन या 2 लाइन मैक्सिमम आप आंसर देख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो होंगे उसमें डायग्राम रहेगा। बायोलॉजी की सिर्फ बात कर रहा हूँ, बाकी के नहीं। तो बायोलॉजी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपके डायग्राम रहेंगे। ठीक, या तो आपको डायग्राम बनाने बोलेगा या फिर बना बनाया डायग्राम देगा और उसमें लेबलिंग छोड़ देगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई डायग्राम वो बनाया है, तो इस तरह करके अगर उसमें बहुत सारी लेबलिंग्स है तो ये लेबलिंग छोड़ देगा और बोलेगा आप इसको लेबलिंग करके आंसर लिख दीजिए।
इसके जगह पे ABCD लिख देगा, ABC, और ABCD लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अगर इस तरह करके दे दे तो आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको डायग्राम बनाना होगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसका प्रैक्टिस करना हम होना चाहिए। तो हम जब पढ़ेंगे तो पढ़ते समय हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, और जितना भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, उसका हम आपको मार्क करते चल जाएंगे कि ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नीट एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन MCQ होते हैं, और बहुत अच्छा लेवल का MCQ होता है, बच्चे जैसा नहीं होता। ठीक है, 90 क्वेश्चन में लगभग 45 क्वेश्चन ऐसा होगा जो बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 साल पढ़ेंगे ईमानदारी से तो 45 क्वेश्चन आराम से बनेगा। बाकी के 45 क्वेश्चन से डिसाइड होता है कि ये लड़का डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि बाकी का जो 45 क्वेश्चन रहेगा उसमें थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना होगा, और 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत टफ होंगे, वो बना देंगे तो समझिए कि आप मेडिकल करने लायक हो गए हैं। उसके लिए आपको रेफरेंस बुक का जरूरत पड़ेगा जिसमें क्वेश्चन हो। आप रेफरेंस बुक बोल लो या फिर क्वेश्चन बैंक बोल लो, बात एक ही है मेरे लिए। तो जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन हो, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे ना, थ्योरी पढ़ के पूरा नहीं हो सकता है कोई भी चीज। थ्योरी से आप सिर्फ चीजों को जानते हैं, कंसेप्ट को जानते हैं, उस कंसेप्ट को अप्लाई कैसे किया जाता है वो सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ के ही आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि न्यूमेरिकल्स बनाना होता है, और केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। सेम थ्योरी यहाँ भी है बायोलॉजी में। थ्योरी लिख लेना, थ्योरी याद कर लेना अलग चीज है, लेकिन उस थ्योरी को अप्लाई करना कि उस पर किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, कितना क्वेश्चन बन सकता है, वो अलग चीज है। तो वो हम साथ साथ करते चलेंगे। अगर जिनको भी नीट में इंटरेस्ट हो, कुछ दिन में हमको पता चल जाएगा कि आप लोग का इंटरेस्ट किस में है, बोर्ड में है कि नीट में है। ठीक है, उसके बाद उस अकॉर्डिंग हम बढ़ेंगे। इतना बात आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। अगर आप बायोलॉजी का एनसीईआरटी नहीं खरीदे हैं तो एनसीईआरटी जरूर खरीद लीजिए। ठीक है, अगर आपको दुकान में नहीं मिल रहा है तो भारत सरकार ने ऐप बना दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी का ऐप ही बना हुआ है, आप उसमें जाएंगे, सारा एनसीईआरटी आपको जितना भी भारत सरकार चलाती है सब एनसीईआरटी उसमें आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो अपने फोन में, लैपटॉप में कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो आप जरूर उसको या तो डाउनलोड कर लीजिए या खरीद लीजिए, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। जो लोग भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ये है कि बोर्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, मतलब बोर्ड पे ज्यादा मेहनत करना है, फिर अगला साल देख लिया जाएगा नीट के लिए। ठीक है, वो लोग के लिए एक बहुत अच्छा सजेशन आपके लिए कि आप एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आंसर दिया होता है, एक भी क्वेश्चन आंसर मत छोड़िए। जितने क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं सब बनाइए, चाहे वो चैप्टर के लास्ट में दिया हो या चैप्टर के बीच में दिया हो। ठीक है, जब फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे ना, तो चैप्टर के बीच में ऐसा ब्लू करके बॉक्स बना बना के क्वेश्चंस दिया है। बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो ऐसे बीच में नहीं दिया है, ब्लू करके नहीं दिया है। वो जब पैराग्राफ ही पढ़िएगा आप तो पैराग्राफ में ही क्वेश्चन दे दिया है। तो सब क्वेश्चंस को बाहर लिखना है निकाल के, और उसका आंसर लिखने की कोशिश करना है खुद से। नहीं हो पाया खुद से तो हम हैं उसके लिए। लेकिन आपको पैराग्राफ जब पढ़ेंगे ना तो कम से कम एक पैराग्राफ में 10 को क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन मार्क करके वही दे दिया है वो। ठीक है, तो उसको निकाल निकाल के आप सॉल्व करेंगे। अगर ये हो जाता है आपसे तो फिर आपका बोर्ड एग्जाम में 90 से कम नंबर पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ये अंदर से जो पैराग्राफ से क्वेश्चन निकाल लेते हैं और चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ क्वेश्चन सब बना लेते हैं एकदम सही सही, बिना कहीं से चीटिंग किए, अपनी मेहनत से, तो फिर 90 नंबर से कम आपका पॉसिबल ही नहीं है। तब थोड़ा बहुत मिस्टेक एग्जाम में अगर किए तो ठीक है, नहीं तो फिर 90 प्लस आपका नंबर एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, हमारा पहला यूनिट है दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आपके पास एनसीईआरटी होगा तो आप खोलिए, पेज नंबर 3 या 4 पे दिया हुआ है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी हम बोले कि बायोलॉजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी है, तो पहले हम जान लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम ये टॉपिक इसलिए लिखे हैं ताकि आपको हम बता सके एक साइंटिस्ट के बारे में। अर्नेस्ट मायर,
ठीक है। फर्स्ट पेज जब आप खोलेंगे जहाँ पे ये लिखा हुआ है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहीं पे उसी पेज पे एक बॉक्स बना के अर्नेस्ट मायर का एक फोटो है यहाँ पे, और उसको एक्सप्लेन किए हुआ है वो क्या है क्या थे। तो आप एक चीज हमेशा, मेरे यहाँ ही नहीं, हमेशा ध्यान रखिए कि इसके बाद अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कभी भी कोई भी साइंटिस्ट दिया हो तो सिर्फ उसके बारे में दो चीज याद रखना है आपको, सिर्फ दो चीजें। एक उसका नाम और दूसरा उसका काम। नाम और काम, वो कहाँ जन्म हुआ था उसका, किस स्कूल में पढ़ा था, किस कॉलेज में पढ़ा था, कब डिग्री लिया, ये सब याद नहीं करना है। रीजन कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री पढ़ रहे होते तो आपको डेट याद रखना होता कि कब जन्म लिया, माता पिता का क्या नाम था और कहाँ पढ़ाई किया उसने, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी में काम करता था, वो सब याद करना होता। अभी सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको बस यही दो चीज याद रखना होगा, नाम और काम। अर्नेस्ट मायर, जिससे आपकी बायोलॉजी बुक की शुरुआत हुई है, ये एक बहुत ही मजे हुए साइंटिस्ट थे और ये इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट थे। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट इनको बोलते हैं, ठीक है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का क्या मतलब होता है? एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा साइंटिस्ट जो बायोलॉजी पढ़ रहा हो या बायोलॉजी पे रिसर्च कर रहा हो, लेकिन उसका बेसिस है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को बेसिस बना के वो बायोलॉजी को पढ़ रहा हो। बायोलॉजी पढ़ने का बहुत अलग अलग तरीका है। कुछ लोग बायोलॉजी में एनाटॉमी पढ़ते हैं, कुछ लोग सिर्फ फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, कुछ लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, मतलब बाहर से क्या चीजें दिख रही है उस बेसिस पे ही सिर्फ बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो लोग एनाटॉमी पढ़ते हैं, मतलब बनावट कैसा है उनका, एनाटॉमी में होता है कि शरीर का बनावट कैसा है, टिश्यूज कौन से हैं, ऑर्गेन्स कौन से हैं, ठीक है, तो उनको एनाटॉमिकल बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे डॉक्टर हो गए, वो एनाटॉमी पढ़ते हैं, डॉक्टर को एनाटॉमिकल बायोलॉजिस्ट बोला जाता है। उस तरह फिजियोलॉजी कुछ लोग पढ़ता है कि शरीर में कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिस्ट बोला जाता है। एक है ये, सॉरी, उससे पहले मॉर्फोलॉजी, मतलब बाहर से देखने में कैसा है, रंग कैसा है, हाइट कैसा है, मुंह कैसा है, नाक कैसा है, बाहर से देखने में वो कैसा लग रहा है, तो उनको मॉर्फोलॉजिकल बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। सिर्फ मॉर्फोलॉजी उन्होंने स्टडी किया, बाहर से एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक होता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, इवोल्यूशन को बेसिस बना के। इवोल्यूशन 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इवोल्यूशन मतलब होता है कि सीक्वेंशियल चेंज, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चेंज कैसे हो रहा है, सीक्वेंशियल चेंज। जैसे आज से 200 साल पहले जमाना कैसा था, 2000 साल पहले कैसा था और 5000 साल पहले कैसा था। तो 5000 साल से उठाएं, अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो लगभग 3500 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन, पहला सिविलाइजेशन इंडिया का, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग कैसे रहते थे, उस समय लोगों के हाथ पैर नाक कान कैसे थे। क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म ही पढ़ेंगे, बाकी सब तो पढ़ेंगे नहीं। सोसाइटी कैसा था, खाना कैसे खाते थे, रहते कैसे थे, वो सब अलग विषय हो जाता है। हम उसमें से सिर्फ बायोलॉजी पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म कैसा था, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे, मूवी देखते होंगे, ठीक है, मूवी में देखते होंगे कि पहले क्या टाइम का जो मूवीज है, या जिसमें जिस मूवीज में भी पुराना दिखाया गया है उसमें देखिएगा कि आप जब आदमी को दिखाया जाता है तो देखते हैं कि छाल पहन के रहता है, ठीक है, या फिर आधे कपड़ों में रहता है, खेती करता हुआ दिखाया गया है, ठीक है, शरीर पे बहुत बाल हुआ करते थे, इस तरह का। धीरे धीरे क्या हुआ कि चेंज हो गया, किस फैक्टर के कारण, इन्वायरमेंट में चेंज किया, लोगों ने खुद चेंज किया, ठीक है, या कोई तीसरा फैक्टर उस पर काम किया। तो इसी स्टडी को हम कहते हैं इवोल्यूशन, कि पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं, क्यों हुए हैं ये, इसका क्या कारण हो सकता है। जैसे डायनासोर, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए दुनिया से, तो क्यों एक्सटिंक्ट हो गए। डायनासोर थे तो दुनिया कैसी थी, डायनासोर थे तो डायनासोर कैसे थे, ठीक है, डायनासोर रहते थे तो उस समय दूसरे ऑर्गेनिज्म कैसे रहते थे, डर के रहते थे कि सामना करते थे उनका, ठीक है। डायनासोर खाता कितना था, शरीर बहुत बड़ा था तो कितना खाता था, ये सब चीजें जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर एक लाइन में बोला जाए
तो पास्ट का स्टडी करना अभी के बारे में जानने के लिए कि अभी हम ऐसे बने हुए हैं तो क्यों बने हुए हैं, पास्ट में क्या थे हम, क्यों ऐसा ऐसा हम लोग हो गए हैं, तो उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। और जो लोग इवोल्यूशन में बायोलॉजी को साथ लेके चलते हैं उनको कहते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, जो थे अर्नेस्ट मायर। दुनिया के सबसे बड़े इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हुए चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, इसीलिए अर्नेस्ट मायर को कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, सॉरी 19th सेंचुरी, डार्विन ऑफ 19th सेंचुरी। इनको ये खिताब दिया गया है डार्विन ऑफ 19th सेंचुरी, क्योंकि डार्विन बहुत माहिर थे इसमें, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट में। और एक तरह से आप कहें तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का उन्होंने नींव रखा था। सबसे पहले उन्हीं ने स्टार्ट किया कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी करके कोई चीज होती है, ठीक है। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन को। उसी को, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए उन्हीं के लेगेसी को आगे बढ़ाया अर्नेस्ट मायर ने। और इन्होंने भी उतना ही मेहनत किया जितना चार्ल्स डार्विन ने किया, इसीलिए इनको उनके ऑनर में कह दिया जाता है डार्विन ऑफ 19th सेंचुरी। तो यही उस बॉक्स से आपको निकालना था। हम ये आपको इसलिए समझाएं कि उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपको क्या पढ़ना है वो इतना ही पढ़ना है, उसका नाम और उसका काम, बस। चलिए तो अपना हम टॉपिक स्टार्ट करें। आप लिखना चाहते हैं इसको? गुड। चलिए तो हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, किसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे, या फिर आपको अगर पता करना हो कि दो चीजों में से कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, तो कैसे बताइएगा। जैसे कि मेरे पास एक ये मार्कर है और एक हम है, तो मेरे और इसमें दोनों में लिविंग कौन है, कैसे? एयर ले, एक सेकेंड हम लिख ले। एयर लेते हैं, फूड लेते हैं और वाटर, वॉक कर सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारे पास माइंड है, ओके, और फील कर सकते हैं चीजों को, और इतना से काम चल जाएगा। बहुत सारा है, ठीक है। चलिए एक एक करके इनको काट दिया जाए पॉइंट्स को। एयर ले सकते हैं, सोफा देखे हैं आप, स्पंज, कोई भी स्पंज सोफा में जो लगता है, कुर्सी में जो लगता है, उसको दबाइएगा तो उसमें से हवा बाहर निकल जाता है, और फिर छोड़िएगा तो वो हवा लेके फूल जाता है, नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो एयर तो वो भी ले रहा है। एयर लिविंग और नॉन लिविंग को बांटने का तरीका नहीं है। दूसरा है वाटर, उसी का एग्जाम्पल दीजिए वाटर लेने का, ठीक है। या फिर आपका चद्दर, तकिया, बेडशीट, पानी में डालिएगा तो पानी ले लेता है, फिर निचोड़ दीजिए पानी छोड़ देता है वो। फूड, खाना, इसके बारे में थोड़ा देर बाद बात करते हैं। वॉक के बारे में बात करें, एक्सरसाइज के बारे में बात करें, ठीक है। तो वॉक और एक्सरसाइज मतलब आप सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि मोशन हो रहा है, दोनों का मतलब है ना। मोशन होना, क्या सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही मोशन करता है? हवा थोड़ा म्यूट कर दीजिए उधर से, जब बोलना हो तो फिर ऑन कर लीजिएगा। तो क्या सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही मोशन कर सकता है? हवा नहीं घूमती, पानी नहीं घूमता है, धूल कण हवा में जो होते हैं वो नहीं घूमते हैं, क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नहीं है। तो मोशन को हम लिविंग का प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, ठीक। अब रही माइंड
और फीलिंग की बात, तो दिस कम्स अंडर कॉन्शियसनेस। तो एक पॉइंट आपका सही है, ठीक है, एक पॉइंट आपका है सही, कॉन्शियसनेस। चलिए अब हम बताते हैं आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या। एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहने के लिए 4 प्रॉपर्टीज होना बहुत जरूरी है। इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग या नॉन लिविंग कह सकते हैं। सबसे पहला ग्रोथ, सबसे पहला है ग्रोथ। जब आप ग्रोथ पढ़ते हैं ना, तो ग्रोथ 2 तरह का होता है, एक होता है रिवर्सिबल और दूसरा होता है इरिवर्सिबल। एक होता है रिवर्सिबल और दूसरा होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब कि कोई भी चीज अपने आकार से बड़ा हो या फिर छोटा हो और फिर वापस अपने आकार में आ जाए। एनीथिंग विच ग्रोज एंड अगेन कम बैक टू इट्स नॉर्मल साइज। तो इस तरह का ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन इरिवर्सिबल ग्रोथ में क्या होता है कि कोई भी चीज अपने आकार से एक बार ग्रो कर जाएगा तो फिर वापस उस आकार में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इसको कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देख लें लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। जितना भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देखोगे, जितना भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हो, उसमें क्या होता है कि उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जब जन्म लेते हैं तो उनका साइज छोटा होता है, कुछ का इतना बड़ा होता है, हम लोग जन्म लेंगे तो इतना बड़ा होंगे, आधा फीट के। लेकिन वो जब लाइफ के साथ, जीवन के साथ जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, उनमें ग्रोथ होता है और वो ग्रोथ कभी भी वापस अपने ओरिजिनल साइज में नहीं जाएगा। मतलब जो भी ग्रोथ हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इरिवर्सिबल टाइप का ग्रोथ हो रहा है, वापस अपने साइज में नहीं जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ इरिवर्सिबल टाइप का होता है। तो पहला प्रॉपर्टी हमको मिल गया, ग्रोथ कैसा, इरिवर्सिबल टाइप का। दूसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। दूसरा प्रॉपर्टी बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, अब मेटाबॉलिज्म क्या है भाई, तो मेटाबॉलिज्म है आपके शरीर में बहुत सारे रिएक्शंस चलते रहते हैं। जैसे जैसे आप टेंथ तक पढ़े हैं तो टेंथ के बेसिस पे आपको हम बताएं कि बहुत सारे रिएक्शंस, जैसे कि आपके अंदर डाइजेशन चल रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, ठीक है, एंजाइम का मूवमेंट चल रहा है, केमिकल का मूवमेंट चल रहा है, ठीक। आप बोल रहे हैं, बोलने के लिए भी केमिकल एनर्जी चाहिए, अब एनर्जी चाहिए आपको, ठीक है। चल रहे हैं उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। सोच रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो सब में नर्व इम्पल्स पास हो रहा है, सिग्नल पास हो रहा है आपके न्यूरॉन के थ्रू। मतलब हर एक्टिविटी करने के लिए कुछ ना कुछ आपके अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहा है। बेसिकली कहा जाए तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है गुच्छा होता है केमिकल रिएक्शन का, एक गुच्छा है, एक बंडल है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। तो इतने सारे केमिकल रिएक्शन है, सबका अलग अलग नाम है। तो हम क्या करते हैं कि इतना कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान बनाने के लिए हम जितने भी बॉडी में एक साथ केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं उन सबको एक नाम दे देते हैं, और वो नाम क्या है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म आपको समझ आया, इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल chemical reactions in our body, in our। अच्छा एक चीज तो हम पूछना ही भूल गया, आप हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम से हैं आप लोग, इंग्लिश मीडियम से है ना, हाँ तब को। और बाकी कोई है एडेड, अच्छा चलिए। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब है सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी। जितने भी हमारे बॉडी शरीर में जितना केमिकल रिएक्शन चल रहा होगा उन सबको मिला के एक शब्द में अगर हम बोलना चाहें तो वो शब्द क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी मान लें, क्योंकि बिना मेटाबॉलिज्म का कोई भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता।
चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं रह सकता है। आदमी तो छोड़िए, आदमी तो बहुत छोटा चीज है। सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का बात करें तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है बिना मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, उसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, तो इसके लिए हम रिप्रोडक्शन को यहां लिखते हैं। री और प्रोडक्शन दो चीजों से दो शब्द से मिलकर बना है रिप्रोडक्शन, री और प्रोडक्शन। री का मतलब होता है बार बार, या फिर इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। अगर इंग्लिश में बोले तो कंटिन्यूअस बोलते हैं। और प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। तो किसी भी चीज का उत्पादन अगर बार बार हो रहा हो, एक बार नहीं बार बार, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, ये गोल घेर दिए एक ऑर्गेनिज्म है, इसने अपना एक डॉटर सेल बनाया, एक बेबी बनाया, एक दूसरा सेल बनाया खुद से। अब ये सेल कोई दूसरा बना सके, फिर ये दूसरा बना सके, इस तरह करके एक सीक्वेंस बन जाए कंटिन्यूअसली। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। अगर ये प्रक्रिया यहीं तक रुक जाती है और इसके बाद ये फिर किसी को जन्म नहीं दे पाता, एक से ये बने लेकिन इसके बाद ये अब किसी को जन्म नहीं दे पाएगा, किसी भी रीजन से, कोई रीजन हो सकता है, तो इस प्रक्रिया को अब हम रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्शन, उत्पादन। रिप्रोडक्शन बोलने के लिए ये प्रक्रिया अपने आप को दोहराना जरूरी है, इससे ये बने और फिर आगे ये चेन चलता रहे, हमेशा के लिए ये आगे चेन चलता रहे। जैसे हम ही लोग का देख लीजिए, पापा, फिर दादा, फिर उनके पापा, फिर ऐसे करके ये प्रक्रिया चलती आ रही है। फिर हमारे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, है ना। तो ये प्रक्रिया जो है ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलती रहनी चाहिए, चाहे वो ह्यूमन हो, आदमी हो, या फिर कोई और हो, बैक्टीरिया हो। अगर ये प्रक्रिया चलती नहीं रहेगी तो जहां भी रुक जाती है उसके ऊपर वाले को हम सिर्फ प्रोडक्शन ही बोलते हैं। अगर मान लीजिए यहां तक आके रुक जाती, एक ही स्टेप पे रुक गई, तो इसको हम प्रोडक्शन बोलेंगे। कम से कम एक से ज्यादा स्टेप होना चाहिए इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्या डेफिनेशन होता है रिप्रोडक्शन का, अगर बायोलॉजी में हम देखना चाहें तो, बायोकेमिकल process by which an organism gives birth to same kind of organism। मतलब एक बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देगा। अपने जैसे होना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, अपने जैसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को। जैसे आदमी है तो आदमी को जन्म देगा, हाथी है तो हाथी को जन्म देगा, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को जन्म देगा, प्लांट है तो प्लांट को जन्म देगा। ये नहीं कि प्लांट है तो बैक्टीरिया को जन्म दे रहा है, हाथी है तो आदमी को जन्म दे रहा है, ऐसा नहीं। जो जैसा है उसी तरह के ऑर्गेनिज्म को वो पैदा करेगा। और कैसा, कब कैसा करेगा, वो कंटिन्यूअसली करता रहेगा। एक ने, हाँ, एक ने दूसरे को जन्म दिया और दूसरा फिर तीसरे को देगा, तीसरा फिर चौथे को देगा। तो ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और चौथा है जो आपने ऑलरेडी बोला है, दैट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस टू इन्वायरमेंट। अपने आसपास की चीजों के लिए जागरूक रहना, अपने आसपास की चीजों के लिए जागरूक रहना। और ये चीजें सब ऑर्गेनिज्म करती हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर हम ह्यूमन हो, सब कोई करता है, अपने आसपास की चीजों के लिए जागरूक रहता है। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, ठीक है।
जब भी कंडीशन अनफेवरेबल होता है, जैसे कि बहुत गर्मी हो, बहुत ठंडी हो, तो आप देखिएगा क्या कि रोड एकदम सुनसान हो जाता है। लोग अपने-अपने घर में रहते हैं, कुत्ते-बिल्ली भी जहाँ उनका घर है उसमें जाके दुबक के बैठ जाते हैं। ये दोनों कंडीशन में बहुत एक्सट्रीम जो है गर्मी पड़ रहा हो या बहुत ठंडा पड़ रहा हो। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आस-पास के एनवायरनमेंट के लिए जागरूक हैं और जागरूक होने का मतलब कि अपने आस-पास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सर्वाइव रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? किसी तरह से लाइफ बचे, इसकी कोशिश जैसे अभी कोरोना आया है, सब लोग घर में आ गए हैं, है ना? आप भी मोतिहारी छोड़ के घर चले गए हैं, तो सब लोग जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। सबसे पहला काम कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो करता है ना वो होता है खुद का रक्षा। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ आदमी आदमी नहीं करता ये, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म यही करता है, खुद का रक्षा करता है। इसीलिए कहा जाता है छोटे बच्चों को, बहुत सारे घरों में तो होता है कि छोटे बच्चों को डरना सिखाया जाता है, कुत्ता से डरो, बिल्ली से डरो, लेकिन बहुत सारे घरों में बच्चों को शेर बनाया जाता है, किसी चीज से मत डरो। ये इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को पहले बचाता है। जैसे आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया तो वो आप पे कब हावी होगा? जब आप डरेंगे। आप अगर डट के उसके सामने खड़े हो गए, हो सकता है एक आध बार काटे, लेकिन डट गए उसके सामने तो फिर वो भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको खाली आपको फील करा देना है कि उसका लाइफ डेंजर में है। जैसे आप कुत्ते की वजह से फील कर लिए कि आपका लाइफ डेंजर में है और आप भाग लेते हैं, उसी तरह से उसको फील करा देना है कि उसका लाइफ डेंजर में है। जैसे ही उसको ये फील हो जाएगा कि लाइफ डेंजर में है, तो वहां से निकल लेगा, क्योंकि लाइफ को बचाना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे पहली प्राथमिकता होती है। सबसे पहला ड्यूटी, फर्स्ट ड्यूटी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट इट लाइफ। बात समझ में आ रहा है आपको? और प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लाइफ को इन्वायरमेंट से कंसर्न, इन्वायरमेंट के बारे में जानना, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना बहुत जरूरी होता है। इन्वायरमेंट से उल्टा चलेंगे तो आप मारे जाएंगे, आप मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मारा जाएगा, ठीक है? जैसे अभी का टाइम है, कोरोना का टाइम, सब कोई घर में है। अब घर में है तो घर में बैठे बैठे मन कर रहा है कि चलो आज ये खाते हैं, वो खाते हैं, फलना चीज बनेगा, आज दिन भर में 4 बार खाना बनेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी सबकी कमाई लगभग लगभग कम हो गई है या बंद हो गई है। तो आपके पास जो घर में है या पैसे हैं वो भी कम है, लिमिटेड है। तो अगर आप उस चीज को नहीं समझते हैं और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग नहीं ढालते हैं, तो ये हो सकता है कि आपका जो जमा पूंजी है वो थोड़ा दिन में खत्म हो जाए और मान लीजिए कोरोना का टाइम लंबा बढ़ गया तो तब तो भूखे मर जाएंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कंसियसनेस टू एनवायरनमेंट। आदमी करता है सबसे अच्छी तरह से इसलिए क्योंकि उसका ब्रेन सबसे ज्यादा डेवलप है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करते हैं। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म ये काम करते हैं। आप बैक्टीरिया जब पढ़ेंगे, इसके बाद वाले चैप्टर में किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे आप, ठीक है? उसमें आप खाली बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, और भी 2-3 लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे उसमें, लेकिन ज्यादातर आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आप उसमें पढ़िएगा कि बैक्टीरिया का जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, जैसे अभी हमारे कोरोना आया हुआ है अनफेवरेबल कंडीशन, उसी तरह उन लोग का कोई अनफेवरेबल कंडीशन आता है, जैसे खाने की कमी हो जाना, टेम्परेचर बढ़ जाना, प्रेशर बढ़ जाना अर्थ पे, तो उस कंडीशन में वो लोग एंडोस्पोर बना लेते हैं। मतलब थोड़ा सा खाना अपने अंदर जमा कर लिया और अपने आप को घेर लिया 4-5 लेयर में। किसी तरह से ये दर्शाता है कि किसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहता है कि उसका लाइफ बचा रहे। यही रीजन है कि कोई रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन करने का भी यही रीजन है कि वो चाहता है कि उसका लाइफ बचा रहे, क्योंकि उसको पता है कि हम किसी न किसी दिन मर जाएंगे, लेकिन मेरा अस्तित्व रहना चाहिए, मेरा एग्जिस्टेंस रहना चाहिए। और एग्जिस्टेंस रखने का अर्थ पे सबसे अच्छा तरीका है कि अपने जैसा हूबहू एक बना के चले जाओ, जिसको हम क्या बोलते हैं? खानदान। हम जब बातचीत की भाषा में बोलते हैं तो कहता है कि हाँ बच्चा हो जाएगा, शादी होगा, बच्चा होगा तो खानदान चलता रहेगा। ये खानदान चलाने का जो प्रोसेस है, ये खानदान चलाने की जो बात है, ये सिर्फ ह्यूमन में नहीं होती, ये सारे ऑर्गेनिज्म में होती है, और सारे ऑर्गेनिज्म में ये पहली प्रायोरिटी होती, जिंदा रहें और खानदान चलाएं। इसी के लिए इतना सब झंझट है
चाहे आप ये आपने बोला इसकी इसी के लिए ये सब झंझट है, खाना पीना, सांस लेना, दवाई खाना, एक्सरसाइज करना, जो भी है सब इसी के लिए है। मेन चीज है कि जिंदा रहना है, और जिंदा रह के क्या करना है, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना है, अपना खानदान चलाते रहना है। हर ऑर्गेनिज्म का पहला इच्छा यही होता है, और इसी के लिए उसको अर्थ पे लाया ही गया है। अब पॉपुलेशन कैसे बढ़ जाता है, जरूरत से ज्यादा अगर प्रोड्यूस करते हैं तो उससे पॉपुलेशन बढ़ता है। अगर जरूरत जितनी है उतना प्रोड्यूस करे हर ऑर्गेनिज्म, सिर्फ ह्यूमन की ही बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो किसी का भी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा। जरूरत से ज्यादा अगर प्रोड्यूस करेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ता चला जाता है। तो आपको अभी तक में ये समझ में आ गया होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी चीज को, अब आप अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछे कि इसमें और मेरे में क्या अंतर है जिससे हम अपने आप को लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सके, तो आप अब क्लियरली बता पाएंगे कि सर ये सब अंतर है, कि ये जो क्वालिटी यहाँ लिखा हुआ है ये आपके अंदर है और इसके अंदर नहीं है। दैट इज इरिवर्सिबल टाइप का ग्रोथ ये नहीं करेगा, ये बढ़ेगा ही नहीं। दूसरा, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तीसरा, कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। चौथा, इसको इन्वायरमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, मारिए पीटिए गर्म पानी में रख दीजिए फेंक दीजिए, कोई मतलब नहीं है इसको। तो ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हमको उन सब चीजों से असर पड़ेगा, अपने इन्वायरमेंट से असर पड़ेगा, तो हम क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये चार क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। अब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप पहचानना सीख जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने आसपास के चीज, जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है उसको कुछ नहीं आता है, ठीक है, उसको धीरे धीरे चीजों को वो सीखता है, कुछ खुद से सीख लेता है, कुछ आप सिखाते हैं उसको, जैसे बोलना, चलना, ठीक है, ये सब चीजें आप सिखाते हैं। क्या चीज अच्छा है क्या बुरा है, कुछ चीजें वो आपसे सीखता है, कुछ चीजें खुद सीख लेता है ठोकर लग लग के। ठीक है, तो जब चीजों को वो सीखता रहता है ना, तो उसके दिमाग में दो छवि बनती है चीजों के लिए, एक अच्छा है और दूसरा बुरा है। तो अच्छा या बुरा, जैसे खाना, खाना की छवि बनेगी कि बहुत अच्छा है, धूल मिट्टी इसमें नहीं जाना चाहिए ये बुरा है, गोबर बुरा है ना। तो ये छोटा बच्चा पहले जब एकदम छोटा है तो उसको तो पता है नहीं, इसीलिए कोई भी चीज आप उसको देते हो तो क्या करता है, तुरंत मुंह में रख लेता है, उसको लगता है सब चीज खाने वाला है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो चीजों को क्या करता है, बांटना सीखता है, चीजों को क्लासिफाई करना सीखता है, चीजों को अच्छा बुरा में फर्क समझना सीखता है वो। उसी तरह जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बार पढ़ लिए, तो कम से कम इतना चीज, इतना तो जान गए कि दुनिया में
कौन कौन सा चीज लिविंग है, कौन सा चीज नॉन लिविंग है, कम से कम इतना तो जान गए। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म समझ लेते हैं कि अब किसको हम लिविंग कह सकते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि दुनिया में बहुत लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज है। हम स्पेसीज की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात नहीं करें। स्पेसीज मतलब होता है जाति, जैसे ह्यूमन एक जाति हुआ, कुत्ता एक जाति है, हाथी एक जाति है, ठीक है, स्पेसीज है। तो स्पेसीज की हम बात कर रहे हैं। ऐसे स्पेसीज जैसे ह्यूमन एक, जितना भी ह्यूमन है मानव एक, उसी तरह जितने भी डॉग है दुनिया में एक, जितने भी हाथी एलिफेंट है वो एक, इस तरह करके लगभग 1.67 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज हैं अभी हमारे अर्थ पे। लगभग लगभग अगर आपके सिस्टम में कहा जाए तो 17 से 18 लाख स्पेसीज हैं। ये हमें कब पता चला? जब हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना सीखा, अंतर समझे हम लिविंग और नॉन लिविंग में। जब अंतर समझे तो देखे कि भैया ये तो इतना ज्यादा है, 17 लाख से 18 लाख स्पेसीज है। पॉपुलेशन की बात करें तो हम गिन भी नहीं सकते, क्योंकि अगर सिर्फ हम ह्यूमन का पॉपुलेशन देखें तो ह्यूमन का पॉपुलेशन ही 8 बिलियन से ज्यादा है, 8 बिलियन से भी ज्यादा है ह्यूमन का पॉपुलेशन, ठीक है। तो हम तो गिन नहीं सकते इसको। लगभग 800 करोड़ के आसपास, 800 करोड़ से भी ज्यादा, 900 करोड़ के आसपास हम पहुंचने जा रहे हैं टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड का, तो गिन नहीं सकते। सिर्फ ह्यूमन इतना है, इसमें और जोड़ते चले जाएंगे तो गिनना मुश्किल हो जाएगा। तो इतना जब पॉपुलेशन है, और हमें पढ़ना सबको है, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें सबको पढ़ना पड़ेगा, तो एक एक करके सबको पढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको कैटेगरी में बांटते हैं। कैटेगरी यानी कि ग्रुप में बांटते हैं। ग्रुप में बांटेंगे तो पढ़ना आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको हम दे सकते हैं, एक पीरियोडिक टेबल का एग्जाम्पल। पीरियोडिक टेबल आपको पता है केमिस्ट्री में होता है, ठीक है। टोटल 114 को एलिमेंट है, अभी 118 को हो गया, 118 को डिस्कवर हुआ है, ठीक है। अब 118 एलिमेंट को आप खुद ही सोचिए कि सब का अकेले अकेले खाली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो एक का प्रॉपर्टी पढ़ने में आपको 10 से 15 पेज में उसका प्रॉपर्टी आता है। जैसे हाइड्रोजन क्या क्या कौन कौन सा रिएक्शन करता है, क्या उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो एटॉमिक वेट कितना है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ये सब पढ़ेंगे तो बहुत एक एक करके सब बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि 118 एलिमेंट को अकेले अकेले पढ़ लिया जाए? तो फिर पूरा जीवन तो सिर्फ एलिमेंट ही पढ़ते रह जाएंगे, तो बाकी केमिकल रिएक्शन कब पढ़ेंगे? तो हम क्या किए, उसको आसान बनाने के लिए पीरियोडिक टेबल बनाए। पीरियोडिक टेबल में बेसिकली क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में होता है ग्रुप और कॉलम, यही होता है। तो अगर हम 1s का प्रॉपर्टी सिर्फ यही पढ़ ले कि 1s का क्या मतलब है, ऐसे करके प्रॉपर्टी पढ़ ले, तो 1s में आने वाला सब का प्रॉपर्टी हम पढ़ लिए, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर 1s का प्रॉपर्टी हम एक बार पढ़ लेते हैं तो क्या हम इन सब का प्रॉपर्टी एक बार में पढ़ लिए? तो एक की पढ़ाई करने की वजह से 2 2 4 2 6 6 का प्रॉपर्टी तो हम पढ़ लिए ना। तो ग्रुप बनाना हमारे लिए क्या हो जाता है, हमेशा आसान हो जाता है। ग्रुप बना देने से हम चीजों को आसानी से पढ़ सकते हैं, चीजों को आसानी से याद रख सकते हैं और चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। उसी तरह से लोगों ने सोचा कि जब इतना आबादी है, अब सबको अकेले पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करें, उसको ग्रुप बना दें। तो इसी ग्रुप बनाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। इस ग्रुप बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? क्लासिफिकेशन, ठीक है। और क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं ना, तो एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांच है बायोलॉजी का। बायोलॉजी का ये बहुत बड़ा ब्रांच हो जाता है। तो हमने क्या किया, इस ब्रांच का एक नाम ही दे दिया अलग से, टैक्सोनॉमी। इस ब्रांच का एक नाम दे दिया अलग से और कहा कि भाई टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी को अब नीचे से ऊपर पढ़िए, तो टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यहां लिख देते हैं हम
पहले टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मतलब है बायोलॉजी का पार्ट, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study the classification of living organism, classification of living organism। तो क्या आप कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमी जो है उसने बायोलॉजी पढ़ना आसान कर दिया है, क्योंकि उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया, ग्रुप में बांट दिया। अब जैसे हम भी लिविंग ह्यूमन है, आप भी ह्यूमन है, हमारे जैसे बहुत लोग इंडिया में है। अगर इंडिया की सिर्फ बात करें तो 130 करोड़ जनता है, यहाँ 130 करोड़ पॉपुलेशन है। तो क्या हर एक आदमी को अकेले अकेले उस पे, अगर मान लीजिए आदमी पे स्टडी करना हो, तो हर एक आदमी को अकेले अकेले स्टडी करना पॉसिबल है एक आदमी के लिए? अगर आप करने जाए चाहे हम करने जाए तो 130 करोड़ जनता का स्टडी करते करते 2 जन्म लेना पड़ेगा हमको। लेकिन ह्यूमन का स्टडी तो कर सकते हैं ना, अगर उसको एक ग्रुप में डाल दें कि हम सब ह्यूमन हैं, हम सब आदमी हैं, तो आदमी करके ग्रुप तो हम पढ़ सकते हैं कि भाई 2 पैर वाला जानवर होता है, 2 हाथ होता है, सोचने समझने की उसमें क्षमता होती है, ठीक है, आंखें होती हैं उसकी, उसमें उसके अंदर ये सब केमिकल रिएक्शन चलते हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टी तो सब में होंगी। डिफर क्या करेगा, डिफर करेगा उनका शकल सूरत, हाइट, कलर, यही सब डिफर करेगा। लेकिन बाकी सारी प्रॉपर्टी तो कॉमन हो जाएगा ना। तो क्या कॉमन प्रॉपर्टी को हम पढ़ ले तो हम सब ह्यूमन को पढ़ लिए एक बार में, तो ये आसान हो गया हमारे लिए। वो काम कौन करता है, टैक्सोनॉमी करता है वो हमारे लिए, ठीक है। अब टैक्सोनॉमी जो लोग पढ़ते हैं, तो टैक्सोनॉमी के टोटल 4 पिलर होते हैं, पिलर्स ऑफ टैक्सोनॉमी, मतलब टैक्सोनॉमी पढ़ने का तरीका या टैक्सोनॉमी पढ़ने में हेल्प 4 तरह से होगा। पहला, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहले तो पहचानो भाई, पहचानोगे नहीं तो उसको बांटोगे कैसे तुम, है ना। तो सबसे पहला काम पहचानो, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा काम नॉमेनक्लेचर। एक बार आप पहचान गए तो नाम दो उसको, नाम दोगे तभी ना बांटेंगे, पहले तो पहचानना जरूरी है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ठीक है। अब पहचान गए तो उसको नाम देंगे। अब जैसे आम है कि लीची है कि आदमी है कि घोड़ा है कुत्ता है, कुछ तो नाम दोगे ना उसको, तो नाम देंगे उसको। उसके बाद नाम दे दिए तो उसको क्या करें हम, क्लासिफाई करें, यानी कि ग्रुप में डाल दिए उसको हम, ठीक है। और जब एक बार ग्रुप में डाल दिए तो लास्ट काम हमारा क्या बच जाता है, एफिनिटीज, यानी कि रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए 2 ग्रुप के बीच में या 2 से ज्यादा ग्रुप के बीच में। जैसे आदमी और बंदर, आदमी कुत्ता, कुत्ता गाय, इनमें क्या रिलेशन है, रिलेशन है भी कि नहीं है तो क्या रिलेशन है, अगर रिलेशन नहीं है तो क्यों नहीं है, तो ये सब स्टैब्लिश करना इट इज कॉल्ड एफिनिटी। तो टैक्सोनॉमी टोटल 4 टॉपिक के अंदर पढ़ाई होता है, वह है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और एफिनिटीज। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो आप इसको नोट कर लीजिए।
हो गया। चलिए अब ये बताइए कि आज जो पढ़े हैं उसमें आपको समझ आया कि नहीं।